हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 144 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है 144 नंबर, ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम वीडियो होगा। मतलब मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक चल रहा था या मौर्य काल, वो आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो भी राजवंश आते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 176 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, प्रतिवेदक का कार्य था। जो प्रतिवेदक होते थे मौर्य काल में, उनका प्रमुख कार्य क्या था ये बताना है। राजस्व एकत्र करना, सेना का नेतृत्व करना, प्रांतों का शासन करना, घटनाओं की सूचना देना। तो जो प्रतिवेदक होते थे वो घटनाओं की सूचना देते थे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रतिवेदक का कार्य था घटनाओं की सूचना देना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। व्याख्या देख लीजिए। प्रतिवेदक का कार्य घटनाओं की सूचना देना, अर्थात जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी। जो प्रतिवेदक होता था वो घटनाओं की सूचना देता था, अर्थात वो क्या होता था, जो जनता की बात होती थी उसको राजा तक पहुंचाता था। इसका उल्लेख 6वें जो शिलालेख है अशोक का, उसमें मिलता है। तो इसका उल्लेख 6वें शिलालेख में मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो प्रादेशिक, रज्जुक तथा युक्त का उल्लेख तीसरे अभिलेख में मिलता है। जो प्रादेशिक होते हैं, रज्जुक होते हैं और उसके बाद युक्त होते हैं, उनका उल्लेख किस अभिलेख में है, तो तीसरे अभिलेख में मिलता है। इति झाखा महामात्य जो होता था, स्त्री महामात्य बोला जाता था। इति झाखा जो होता था, झाखा महामात्य, वो किसको बोला जाता था, स्त्री महामात्य को। इनका क्या कार्य होता था, तो स्त्रियों की देखभाल करने वाला प्रमुख क्या होता था, अधिकारी होता था। इसका उल्लेख 12वें दीर्घ शिलालेख में है। तो इति झाखा जो है, झाखा महामात्य जो होता था, स्त्रियों की देखभाल करने वाला अधिकारी या स्त्री महामात्य कर सकते हैं। इसका उल्लेख जो है 12वें शिलालेख जो दीर्घ शिलालेख है उसमें किया गया है। आगे देखते हैं। रज्जुक को अशोक के समय जनपद में न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त थी। जो रज्जुक था उसको न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त थी तथा दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। जो रज्जुक होता था अशोक के समय में क्या होता था, उसको न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। और उसी के बाद एक देख रहे हैं कि न्यायालय का जो प्रमुख होता था उसको हम व्यवहारिक कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। दीवानी न्यायालय की बात की जा रही थी। आगे देखते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है आपका, टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था उसका नाम बताना है। तक्षशिला, उज्जैनी, नालंदा या बल्लभी। तो आंसर क्या हो जाएगा 177 का, ये सही हो जाएगा। 177 का आंसर जाएगा ये आपके साथ तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था शिक्षा का, वो आपका तक्षशिला था। यहीं पे चाणक्य क्या थे, गुरु थे। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरीय विद्या और शिक्षा का महान केंद्र के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कितने वर्ष में की गई है, वो सन क्या है, मतलब ईसा पूर्व है। तो 700 ईसा पूर्व में की गई थी। यहाँ पूरे विश्व के 1000 मतलब 10,050 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। 10,500 मतलब 10,500 से 10,500 से अधिक छात्र क्या करते थे, अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से अधिक विषयों को क्या किया जाता था, पढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में यह चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविज्ञ जो है विद चाणक्य, बौद्ध विद्वान
वसुबंधु आदि यहीं से शिक्षा क्या किए थे, ग्रहण किए थे। मतलब आपके तक्षशिला में जो पढ़ने वाले हैं, अगर राजवैद्य की बात किया जाए तो जो जीवक हैं वो मगध के राजा प्रसेनजीत के दरबार में रहते थे जीवक, और वहीं पे देखा जाए जो चाणक्य हैं, चाणक्य भी यहीं पे पढ़े हैं, और विद्वान जो हैं वसुबंधु भी यहाँ कभी ना कभी पढ़ाई किए थे। तो बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यहाँ धनुर्विद्या वैदिक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का आचार्य था या थे। 405 ईस्वी में फायान यहाँ आया था। 405 ईस्वी की बात हो रही है, और ये जो विश्वविद्यालय है 700 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हो गया था, और 405 ईस्वी में फायान यहाँ पर आया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में क्या है, स्थित है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र में स्थित है। जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो सौराष्ट्र अर्थात क्या है, गुजरात में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है बख्तियार खिलजी द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो जो गुप्त शासक है कुमार गुप्त, उसको प्रदान है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की क्या किया था, खोज किया था। आगे देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन है, और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। मौर्य काल में अध्ययन किया निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मौर्य काल में अध्ययन का निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था ये बताना है। तो वो कौन था, तो तक्षशिला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। हमने अभी ऊपर इसके बारे में विस्तार से देखा था। तो मौर्य काल में अध्ययन का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र है वो तक्षशिला था। इस समय रावलपिंडी में है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 179 नंबर क्वेश्चन है आपका। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। अशोक सम्राट ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, इसकी व्याख्या में इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया था ऊपर। बताना अमात्यों की, रज्जुकों की, धर्म महामात्रों की, पुरोहितों की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 179 का बी सही हो जाएगा दोस्तों, रज्जुकों की थी। तो अशोक, जो सम्राट अशोक हैं, न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रज्जुकों की नियुक्ति की गई थी। ये क्या करते थे, न्याय करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। तो ये जो रज्जुक होते थे वो राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों पे, मतलब दोनों क्षेत्रों को देखते थे। न्याय और जो राजस्व है दोनों क्षेत्रों को देखते थे। और इनकी स्थिति जो अगर किया जाए तो वर्तमान के जो डीएम होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, उनके समतुल्य था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे। कौन से कार्य हैं जो रज्जुक करते थे, ये बताना है। राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य और सैन्य कार्य। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो राजस्व के कार्य को भी देखते हैं और न्यायिक के भी कार्य को देखते हैं, दोनों कार्यों को देखते हैं। तो आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए बी दोनों सही है दोस्तों, इसलिए आप इसका आंसर कोई एक नहीं कह सकते हैं, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं 181 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या है, ये बताना है आपको। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो इसमें कौन होगा ये आपको बताना है। रज्जुक प्रादेशिक युक्त है, युक्त रज्जुक प्रादेशिक है, प्रादेशिक युक्त रज्जुक है, या प्रादेशिक रज्जुक युक्ति है या युक्त है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 181 का आंसर डी के साथ जाएगा। आप डी सही कर लेंगे। प्रादेशिक होता है, इसके बाद रज्जुक होता है, फिर युक्त होता है या युक्त, ये यहाँ भी नहीं रहेगा, युक्त होता है, इसको याद रखिएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं इसका। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के जो तृतीय शिलालेख है उसमें 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 पदाधिकारी जो हैं वो कौन कौन है, प्रादेशिक है, रज्जुक है और इसके बाद युक्त है। तो प्रादेशिक क्या था, प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। ये मंडल का मतलब, मंडल में कभी देखेंगे, अभी भी वर्तमान समय में बात किया जाए तो कोई अगर मंडल बनता है तो उसमें 4 से 5 जिले रहते हैं। मंडल में अधिकांश 4, कम से कम 4 से मिलाकर बनता है, तो 4-5 जिलों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है। तो प्रादेशिक क्या होता था, यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। यह वर्तमान संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। और जो राजुक होता था या रज्जुक होता था, यह पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार रज्जुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी के समान थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों ही कार्य देखना पड़ता था। अब आती है युक्त की बात। तो युक्त क्या करते थे उनको देख लेते हैं। जो युक्त होते थे ये जिले के अधिकारी होते थे। युक्त जो होते थे ये जिले के अधिकारी होते थे, जो राजस्व वसूल करते थे तथा उसका लेखा जोखा रखते थे। अर्थशास्त्र में युक्त नामक पदाधिकारियों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में युक्त नामक जो पदाधिकारी है उनका उल्लेख मिलता है। वहाँ युक्त का वर्णन लेखाकार के रूप में किया गया है। स्पष्ट है कि यह अधीनस्थ कर्मचारी थे, जिनका एक कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना तथा उसे मंत्रिपरिषद के सामने क्या करना था, प्रस्तुत करना था। तो आप रज्जुक, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त के बारे में आप जान गए कि जो प्रादेशिक होता था वो मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। रज्जुक जो होता था वो जिले लेवल का होता था, जिला का प्रधान अधिकारी होता था, मतलब जिला अधिकारी के समान होता था। और युक्त जो होता था एक लेखपाल की तरह होता था, मतलब वो जो ऊपर के मतलब जिला अधिकारी है उसकी सहायता एक प्रकार से एक करता था। तो इसको आप देख सकते हैं। तो अब इसका अगर हम अवरोही क्रम देखते हैं, अवरोही, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा प्रादेशिक हो जाएगा, फिर उससे छोटा रज्जुक हो जाएगा, उससे छोटा युक्त हो जाएगा। तो प्रादेशिक और रज्जुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारी से सहायता प्राप्त करते थे। जो प्रादेशिक होते थे और रज्जुक होते थे वो अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से क्या करते थे, सहायता प्राप्त करते थे। अतः इनका जो अवरोही क्रम होगा वो प्रादेशिक, रज्जुक और इसके बाद युक्त होगा। आगे चलते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है। मौर्य काल में जो भवनों का निर्माण होता था वो लकड़ी की सहायता से भी होता था। इसका पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो वो साक्ष्य कहाँ से मिला है ये आपको बताना है। कौशाम्बी से, कुम्भहार से, अजंती अंतर्जीत खेड़ा से, तक्षशिला, यहाँ रहना चाहिए तक्षशिला से। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कुम्भहार से। जो कुम्भहार है वो हाथ से क्या है, लकड़ी से बने हुए निर्मित, जो लकड़ी से निर्मित हुआ है भवनों के अवशेष क्या है, प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या पे प्रकाश डालते हैं तो आधुनिक पटना नगर के कुलंदी बाग, आधुनिक जो है पटना नगर के कुलंदी बाग एवं कुम्भहार नामक स्थानों में 1912 से 1914 ईस्वी में डी स्नूपर द्वारा जो उत्खनन कराए गए उससे इस राजप्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जो आग लगने के कारण क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। इसीलिए बताया जाता है कि आग लगने से नष्ट हो गए, इसलिए वो लकड़ी के बने होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। तो वो 2 स्थान हैं जो पटना नगर में स्थित है, बुलंदी बाग और
कुम्हहार नामक स्थान से। क्या है 1912 और 1914 के मध्य क्या है DB स्नूपर द्वारा उत्खनन कराए गए और इससे इस राजप्रसाद के कुछ स्तंभ प्राप्त हुए हैं, कुछ स्तंभ पाए गए हैं, लकड़ी के हैं, जो आग के जलने से क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। आगे देखते हैं, अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो फायान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र का राजप्रसाद देवताओं द्वारा निर्मित था। फायान लिखता है कि जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है वो देवताओं द्वारा क्या था, निर्मित था। एरियन पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का वर्णन करते हुए लिखता है कि इसमें भारत का महानतम शासक निवास करता था। राजप्रसाद का मतलब है राजा, जो जहाँ राजा निवास करता था वो स्थान, तो उसी को राजप्रसाद करते हैं। तो इसमें भारत का महानतम शासक निवास करता था। यह कारीगरी का एक आश्चर्यजनक क्या था, नमूना था, जिसका तुलना सूसा एवं एक बतना के राजप्रसाद से भी नहीं कर सकते हैं। जिसकी तुलना क्या कर रहा है, एरियन कर रहा है कि जिसकी तुलना हम सूसा एवं एक बतना के राजप्रसाद से भी नहीं कर सकते हैं। आगे कुछ तथ्य है। रामपुरवा के स्तंभ पर एक वृषभ की आकृति मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पे वृषभ की आकृति मिलती है, किस स्तंभ पे, तो आंसर हो जाएगा रामपुरवा स्तंभ पे एक वृषभ मतलब जो साड़ होती थे उसके आकृति मिलती थी, ये याद रखिएगा। 183 नंबर क्वेश्चन है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नांकित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है, ये अभी हमने ऊपर देखा था। निम्नांकित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था, सारनाथ, रामपुरवा, संकिसा या सांची। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, रामपुरवा। जो रामपुरवा है वहाँ से क्या है, वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ मिला है। ऑप्शन बी आपका सही है। 183 का बी आंसर करेंगे, 183 का बी सही हो जाएगा, रामपुरवा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 184 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो कौन बनवाया होगा? अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। आगे चलते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा है। सांची के स्तूप के निर्माता थे। सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? अशोक थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डी आप आंसर कर लेंगे। आगे देखते हैं, 186 नंबर क्वेश्चन है, एमपी 2017 में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का। सांची का सबसे बड़ा स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा जाता है। सांची का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो स्तूप संख्या 1 है और उसी को क्या कहा जाता है? महान स्तूप भी कहा जाता है। का ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किसके काल में बना था? आंतरिक जो भाग है ईंटों का वो किसके काल में बना था? अशोक के काल में, कनिष्क के, मीनांडर के काल में या अग्निमित्र शुंग के काल में? तो 186 का ये सही हो जाएगा, अशोक के काल में। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का थोड़ा लॉजिक अलग है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन कर जाएंगे कि भाई उसमें तो एक पूछ रहा है, तो ये सब आप छोड़ दीजिए। सांची का किसने बनवाया है? तो अशोक को आप आंसर करिएगा, अच्छा लगेगा और अच्छा यही आंसर होगा। तो सांची का सबसे बड़ा स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किसके काल में बना था? तो ऑप्शन 186 का ए हो जाएगा, अशोक के काल में बना था। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का पहाड़ी पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है, जिसमें एक विशाल और 2 छोटे स्तूप है। स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप में ईंटों द्वारा निर्मित आंतरिक भाग अशोक के काल में बनाया गया था। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया
तथा पत्थर का वेदिका बनाया गया था। तो शुंग काल में क्या हुआ, उस पर पसार जो है पत्थर के पट्टिकाओं से जड़ा गया और पत्थर की ही वेदिका बनाई गई। ये बात बस याद रखिएगा। आगे देखते हैं अन्य तथ्यों को। तो सांची के महास्तूप में बुद्ध के द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के और तिति जो तीसरे स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामुद्र लायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो पहले वाले में जो है, प्रथम में बुद्ध से संबंधित है, जो पहला है महास्तूप में बुद्ध हैं, और द्वितीय में अशोक के जो अशोककालीन धर्म प्रचारकों के, और तीसरे जो स्तूप है उसमें बुद्ध के जो शिष्य हैं सारिपुत्र और महामुद्र लायन हैं, उनके धातु अवशेष क्या हैं, सुरक्षित रखा गया है। तो इन तीनों का यही महत्व है। आगे देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन है, जेतनवन विहार कहाँ स्थित है। जो जेतनवन विहार है, विहार वो कहाँ स्थित है, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, राजगीर में, नालंदा में। तो 187 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 187 बी कर लेंगे, श्रावस्ती में। जेतनवन विहार जो कहाँ स्थित है, श्रावस्ती में स्थित है। ऑप्शन बी आप सही आंसर करेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य से हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जेतनवन विहार श्रावस्ती में स्थित है। आगे चलते हैं 188 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप कर देंगे। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था ये बताना है। गुप्त वंश ने, कुषाण वंश ने, सातवाहन वंश ने या शुंग वंश ने। तो 188 का डी सही हो जाएगा। शुंग वंश ने क्या किया था, शासन किया था। तो मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। शुंग वंश ने शासन किया था। व्याख्या देख लीजिए। मौर्य जो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अंतिम अगर पूछा जाए मौर्य शासक कौन था तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे। तो अश्वमेध यज्ञ जो किया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा, उसके पुरोहित का नाम क्या था, पतंजलि था। ये याद रखिएगा। जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है, महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई है, तो पतंजलि द्वारा की गई है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 189 नंबर क्वेश्चन, 189 नंबर क्वेश्चन है आपका। मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख हुआ है। मौर्य नरेश जो अंतिम बृहद्रथ था, मौर्य शासक जो अंतिम बृहद्रथ था, उसका हत्या का उल्लेख किस वेद में है या किस ग्रंथ में है ये बताना है। मुद्रा राक्षस पुस्तक में या महाभारत में है या दिव्यादान में है या हर्षचरित में है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, हर्षचरित में है। तो मौर्य नरेश जो बृहद्रथ है उसकी हत्या का उल्लेख हर्षचरित है। हर्षचरित जो है वारभट्ट की रचना है। वारभट्ट की रचना क्या है, हर्षचरित। और हर्षचरित में क्या है, बृहद्रथ की कथा का, बृहद्रथ की हत्या का कथा का वर्णन मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। वारभट्ट का कृत्य जो है हर्षचरित से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हर्षचरित उसे अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति कहता है। हर्ष जो है उसे क्या कहता है, हर्ष उसे अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति कहता है। अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस में नंद वंश के उन्मूलन का वर्णन है। जो नंद वंश है जिसका उन्मूलन मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, तो उसका उल्लेख किसमें है, तो विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस उसमें किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। वृषल अथवा कुलहीन बोला गया है किसमें, तो मुद्रा राक्षस में। अन्य देखते हैं। व्यासकृत महाभारत को जय संहिता व सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान संस्कृत में रचित है। जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान है वह क्या है, संस्कृत में रचित है। इसमें मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है।
अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस जो टॉपिक था मौर्य साम्राज्य उसका ये अंतिम क्वेश्चन है। तो श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बताना है कि श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है व्यापार में पूंजी लगाने वालों के लिए, श्रेणी के अध्यक्ष के लिए, या मुद्रा विनिमय करने वालों के लिए, या शिल्पकार के लिए। तो जो श्रेष्ठी होते थे वो कौन होते थे ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जाएगा बी के साथ, हाँ बी इसका आंसर सही हो जाएगा आपका। श्रेष्ठिन के अध्यक्ष के लिए, किसके लिए? श्रेणी के अध्यक्ष, सॉरी श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया था या किया गया था, तो किसके लिए किया गया था? तो श्रेणी के अध्यक्ष के लिए किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। व्याख्या देख लीजिए। श्रेणी के सर्वोच्च जो है, श्रेणी के संगठन के सर्वोच्च को श्रेष्ठिन या सेठी या ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। तो ये सब चीज़ें थी। और ये मौर्यकाल वीडियो थोड़ा मतलब कई पार्ट में आया था, लेकिन ये अच्छा रहता है कि 20-30 क्वेश्चन आपको कराया जाता है, उसका व्याख्या आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह अच्छा टॉपिक होता है और कई बार चलता है। कुछ आप मेहनत करते रहें तो अच्छा कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद से कि आप लोग कुछ अच्छा कर रहे होंगे, और यहीं पर मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आगे हम नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे, और पूरा वीडियो मतलब आपको जो प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक के सभी को कराया जाएगा। हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन बना है अभी तक टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में, चाहे वो कहीं का हो, उन सबको कराया जाएगा। चाहे वो केबीएस में पूछा गया हो, आपका नवोदय में पूछा गया होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी में, बीपीएससी में पूछा गया होगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, उन सभी क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। ये सीरीज टाइप का चल रहा है, जो किसी भी बच्चे को मतलब अच्छा खासा एक व्यू मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी को बेस मानकर आप तैयारी करते रहें, किताब से पढ़ते रहें। जो आपको अच्छा लगे उस किताब का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी राइटर ले लीजिए, लेकिन 1-2 ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है, और आप खूब पढ़िए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।